बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम अपना एक न्यू सबसेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एक्चुअली द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एज वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर के बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। अब बायोकेमिस्ट्री किससे डील कर रही थी? केमिकल कंपाउंड से जो हमारी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो लिविंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज कंपाउंड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लाइक we have carbohydrates, proteins, lipids और हमारे पास जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड लाइक मौजूद होते हैं हमारे पास, जो आरएनए या डीएनए की शेप में भी मौजूद होगा। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए। तो इन मॉलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली हर यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो तो उसमें कितनी परसेंटेज तक ये मौजूद होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे पास यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कितने परसेंट में मौजूद है। फॉर सपोज दे विल आस्क यू दैट केस the most abundant organic compound कौन सा है in the human body, so that will be the carbohydrates। अगर वो आपसे पूछे कि most abundant inorganic compound कौन सा है तो of course that is water। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एक ह्यूमन सेल के बारे में। ह्यूमन सेल के बारे में, तो ह्यूमन सेल के अंदर जो मोस्ट abundant but remember the key point, inorganic, वो कौन सा है हमारे पास? of course it is water। अगर वो पूछे कि most abundant amount in the human cell, but key point वो आपको देंगे कि organic compound बताए कौन सा है abundance में। तो the correct response for this question will be the प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है। अब सबसे पहले एबंडेंस की बात होगी। अब सेकंड एबंडेंट कंपाउंड एज वी डिस्कस कि दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक्चुअली वो क्वेश्चंस ही इसी तरह से देते हैं कि एबंडेंस के बारे में बताएं कि कौन सी है जो सबसे ज्यादा एबंडेंस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास जस्ट वाटर है एंड बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एज वी नो दैट दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड की बात करें, बट रिमेंबर दैट कि थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड अगर हम यूकैरियोटिक सेल यानी कि ह्यूमन सेल की मैं बात करें तो फिर वो चेंज होगा एंड दैट विल बी द थर्ड इन। रिमेंबर हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, आपने बात हमेशा याद रखनी है कि वहां पे आपसे यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछा जा रहा है या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज टू लिपिड्स। बट इन केस मेरे लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अगर वो आपसे पूछे द सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, ना वो आपके पास ऑर्गेनिक मेंशन कर रहा है ना वो इनऑर्गेनिक, वो आपसे जस्ट यही पूछा है कि द सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो ये होगा प्रोटीन। ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है इन द ह्यूमन सेल। बट इन केस अगर वो पूछता है कि सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा कार्बोहाइड्रेट्स। इसको अभी हम एक टेबल से कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने माइंड में बनाएंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछे द थर्ड मोस्ट ऑर्गेनिक एबंडेंट कंपाउंड, तो फिर आपके पास होगा कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड मोस्ट एबंडेंट। अगर वो आपसे पूछते हैं जस्ट के विच वन इज द थर्ड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एबंडेंट, तो फिर आप इसको करेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे लिपिड्स को। अब अगर हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं
तो बैक्टीरियल के सेल के अंदर भी सेम रेशियो होता है, वाटर का तो सेम रेशियो होता है। द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, चाहे वो इनऑर्गेनिक पूछे, अगर वो इनऑर्गेनिक पूछ रहा है तो होगा उसका वाटर। ठीक है, अगर वो आपसे ऑर्गेनिक पूछ रहा है तो फिर उसका ऑर्गेनिक जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा प्रोटीन। इन केस वो आपसे थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, अब ना उसने यहाँ पर कीवर्ड हमें ऑर्गेनिक दिया है ना इनऑर्गेनिक दिया है, तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है वो उनके पास होता है आरएनए। अगर वो आपसे पूछेंगे द सेकंड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भी आपके पास आरएनए ही इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। तो इसको एक कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड में इन द मैप। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लेफ्ट कॉलम में आपसे केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं और राइट कॉलम में आपको उनके परसेंटेज सेल वेट बताए गए हैं। अब यहाँ पर दो वेरिएशंस आ जाती है, एक तो बैक्टीरियल सेल एंड द सेकंड वन इज एनिमल सेल। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड है विच इज वाटर। एज यू नो वाटर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 70% मौजूद होता है और एनिमल सेल के अंदर भी 70%। अब यहाँ पर एनिमल सेल ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एज यू नो साइंस ह्यूमंस को भी पर्टिकुलर एक एनिमल ही कंसीडर करती है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है दैट इज प्रोटीन। रिमेंबर दैट कि जो वाटर है वो एक इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और जो प्रोटीन है हमारे पास वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो है 15, बट इन द मैमलियन सेल या एनिमल सेल इट इज 18%। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जस्ट 3% मौजूद है। अगर हम मैमेलियन सेल की बात करें तो इट इज 4%। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट या आप बोलो इसको फोर्थ कंपाउंड जो है वो है लिपिड्स। और बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे लिपिड्स कितने परसेंट मौजूद हैं तो इट इज 2%। और अगर एक एनिमल सेल की बात करें तो इट इज इन 3%। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ कंपाउंड आ जाता है विच इज डीएनए। इसके साथ हम आरएनए को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डीएनए और जो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो 2% तक मौजूद है, बट इन द मैमलियन सेल इट इज प्रेजेंट इन ओनली 0.25%। अच्छा, यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन से लेकर आरएनए तक, अभी तक इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिमेंबर दैट, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की की यूज करके आपको आपके माइंड को पूरा डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो डीएनए की परसेंटेज जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर तकरीबन 2% मौजूद है और एक मैमलियन सेल के अंदर 0.25% मौजूद है। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट इन द आरएनए कंपाउंड। हाउ? क्योंकि आरएनए कंपाउंड एक बैक्टीरियल सेल के अंदर तकरीबन 1% मौजूद होता है। Oh sorry, I think I am doing some mistake here. डीएनए 1% मौजूद होता है और जो बैक्टीरिया सेल के अंदर आरएनए जो होता है वो 6% मौजूद होता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है, ठीक है। और मैमलियन सेल के अंदर इट इज ओनली इन 1.1%, ठीक है। तो ये था आरएनए। अब बैक्टीरियल सेल में अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड, ऑफ कोर्स इट इज वाटर। सेकंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। अगर थर्ड मोस्ट एबंडेंट पूछा जाए तो इट इज RNA because it is 6% in the bacterial cell, while in the mammalian cell it is only 1.1%. Okay, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अदर
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें हम एक पर्टिकुलर विजिबल है, हाँ, तो अगर पर्टिकुलर हम ऑर्गेनिक अदर ऑर्गेनिक बात की करें तो ये इट इज सेम इन द बोथ 2%। अगर हम एक इनऑर्गेनिक की बात करें, क्योंकि अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी तो होते हैं लाइक calcium, magnesium, so these are the 1% in both bacterial and mammalian cell। तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट टेबल अबाउट द बैक्टीरियल सेल एंड मैमेलियन सेल। तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताएं द मोस्ट एबंडेंट कौन सा है, द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। ये भी एक ऑर्गेनिक मेजर मॉलिक्यूल है हमारे पास, इनऑर्गेनिक मेजर मॉलिक्यूल है इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अभी अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया कि इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड बोथ यानी कि दोनों बोथ बैक्टीरियल एंड मैमलियन सेल बोल सकते हो, यहाँ बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर ये एक एबंडेंस में पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपके कीवर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास के 69% to 85% ये मौजूद होता है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर सेल के अंदर 69% से 85% तक ये मौजूद रहेगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि ये जो है 20% मौजूद होता है टिश्यू सेल्स के टिश्यूज़ में, ह्यूमन टिश्यूज़ में, एंड इट इज़ 85% प्रेजेंट इन द ब्रेन सेल्स। यानी कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें इनकी तादाद तकरीबन 85% तक होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट इन यूनिवर्स। यानी कि तमाम यूनिवर्स में एक बेस्ट सॉल्वेंट है, यानी कि किसी भी सॉल्यूट को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है, बट ओनली इन पोलर सब्सटेंस। यानी कि पोलर सब्सटेंस को इजीली डिज़ोल्व कर सकता है, रादर देन अगर नॉन पोलर होंगे तो ये उनके लिए एक पुअर आप बोल सकते हो एक पुअर सॉल्वेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट इज़ हाई हीट ऑफ कैपेसिटी। Now what is high heat of capacity? High heat of capacity बेसिकली होती क्या है, तो इट यहाँ आप इसे बोल सकते हो कि इट इज़ द विच इज रिक्वायर्ड इन raised temperature of 1 gram of from 15 to 16 degrees centigrade. Its numerical value is 1। तो ये एक बेसिकली कैलोरीज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी 1 ग्राम पानी, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर का अगर आपने टेम्परेचर रेस करना है तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा या अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा। अगर इसका हम बेस्ट लिखें तो इट इज़ 1 डिग्री टू 16 डिग्री, यानी कि ये 1 डिग्री टू 16 डिग्री तक ये टेम्परेचर रेस कर दें अगर हम उस 1 ग्राम ऑफ वाटर का, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम हीट ऑफ कैपेसिटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट इज़ बेस्ट आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन ये इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो हेल्प करती है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रही थी तो वाटर का मॉलिक्यूल काफ़ी जगहों पर स्प्लिट हो रहा था और उसके जो आयंस बन रहे थे एज रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये सारी बातें हम अपने लास्ट लेक्चर में कवर करके आए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है।
सो वो एक गुड लुब्रिकेंट है, यानी कि जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है वो हमारे पास वाटर है। फॉर एग्जांपल आइस में जो फ्रिक्शन होती है, आईलिड बार बार ब्लिंकिंग होती है आइस की, तो उसको भी ये रोकता है। तो अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो कीप सपोर्टिंग अस। जज़ाकल्लाह।